वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जायज़ा में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शीरी रहमान साहिबा से। उनका कहना ये था कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है, वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड है, जिसकी तारीफ प्रेसिडेंट ओबामा भी कर चुके हैं। और अब हमारा जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। बात करते हैं एजाज़ुल हक साहब से कि उनका क्या सोचना है इस हवाले से। सर, आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल जहाँ तक शीरी रहमान ने कहा कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, 3 लेयर्ड है, IAEA ने और ओबामा ने और सब ने इसकी तारीफ़ कर दी। बात यह है कि जब एक चीज़ पड़ी हो और उसके इर्द गिर्द एक आईनी दीवार हो तो लाजमी बात है आप उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए जब आपने इस दीवार को कमज़ोर करना है, जो दीवार जो है वो हमारे असासा है, हमारा मुल्क है, उसके अवाम है, उसकी फ़ौज है, उसकी पार्लियामेंट है, तो आप देखें कि जो आईनी दीवार इसके इर्द गिर्द खड़ी हुई है, आज वो कहाँ खड़ी हुई है? आपकी फ़ौज कहाँ खड़ी हुई है, आपकी ISI कहाँ खड़ी हुई है, आपकी पार्लियामेंट कहाँ खड़ी हुई है, आपके अवाम कहाँ खड़े हुए हैं, और मतलब कौम कहाँ खड़ी हुई है। राइट। तो बेसिकली पेनिट्रेट करने के लिए, इस चीज़ को हासिल करने के लिए जो उन्होंने काम करना था वो तो कर रहे हैं वो, जितने पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बात यह है कि हमें जुर्रत ये होनी चाहिए कि हम अपने इन असासों को, जिन्होंने इसको गार्ड करना है, अपनी फ़ौज को, अपनी ISI को, अपनी पार्लियामेंट को, अपने अवाम को, मैंने ये नहीं कहा मैं कोई डिक्टेशन और लोग जो है वो सड़कों में निकले हुए हैं, बिजली आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, खाना आपके पास नहीं है, तो इस स्टेज में लोग क्यों नहीं लग रहे किसी के पीछे? यानी लोग मर रहे हैं, किसी के पीछे नहीं लग रहे, क्योंकि लीडरशिप नहीं है आपके पास, स्टेट्समैन नहीं है आपके पास, कुर्बानी देने वाले लोग नहीं है, अपनी पेट पे पत्थर बांधने वाले लोग नहीं है। तो इन चीज़ों को मजबूत करने की हमें ज़रूरत है बहैसियत है कौम। लेकिन मौजूदा लीडरशिप के होते हुए ये नहीं हो सकता, इसीलिए ऑल्टरनेट जो है उसको तैयार होना चाहिए। तो फिर ये कहना चाहिए, बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं कह सकते हम कि जो वाक़यात हुआ है, अगर ऐसे 2 और वाक़यात हो जाएं जो इस वक्त, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारी जान भी कुर्बान है और उसके लिए करने के लिए तैयार है, अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, अपने उन इदारों के लिए जिससे दुश्मन खौफजदा है, हम उनको सलाम भी करने के लिए। लेकिन जहाँ वो आज खड़े हुए हैं उनको खुद इसका जायज़ा लेना चाहिए और इससे बाहर निकलने के लिए उनको क्या करना है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुल्क के जो अंदर के हालात हैं उनको भी देखें कि जिस तरह से अपोजिशन का रोल है उस पर हम बार बार बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ एतराज़ात भी सामने आते हैं। हर करारदाद पे, हर इस्लाहात के ऊपर नवाज शरीफ साहब अपना एजेंडा दे देते हैं, कमीशन की भी बात करते हैं। दाखिली सी सियासत की जा रही है, इंटरनेशनल जो बैन अवी अमूर है उसके ऊपर उनकी नज़र नहीं है शायद, या वो बात करना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आने के बाद एक स्टेट्समैन की तरह, जो कि लोगों को उम्मीद थी कि 10 साल बाहर रहने के बाद या 8 साल बाहर रहने के बाद वो आ रहे हैं और इस मुल्क को एक रिलीफ देंगे, एक उनकी जो लोगों के अंदर चाह थी उसको लाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मामलात को कौमी मामलात पे तरजीह दी, और पहली तरजीह उनकी क्या थी कि परवेज़ मुशर्रफ इसकी ऐसी तैसी मैंने फेरनी है, उसके लिए अगर मुझे अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ जाए तो मैं उससे भी हाथ मिला। तो इन मामलात को करते करते वो खुद इतना गिर गए हैं, यानी कि वो लोग आज बार कहते हैं जी जरदारी ने उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया, जिस तरह आप काफ लीग को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर नवाज शरीफ, अगर मैं समझता हूँ जब ये आते और अपना दिल बड़ा करते, देखें यहाँ सियासत में ये नहीं होता कि एक खला रह जाए, उसने पुर होना ही होना है। मतलब कोई ये नहीं होगा कि अगर नवाज शरीफ अपोजिशन सही नहीं करेगा तो इसका मतलब कि हुकूमत जो है आराम से बैठी रहेगी। एक थर्ड ऑल्टरनेट आएगा सामने। कैसे आएगा? इनकलाब के जरिए आएगा, जमहूरियत के जरिए आएगा, कू के जरिए आएगा। मतलब चेंज आने ही आना है अब मुल्क के अंदर अगले चंद महीनों में या 1 साल के अंदर अंदर। तो फिर उन्होंने दूसरी, अगर आने के बाद वो अपने तमाम साथियों को, मुस्लिम लीगों को इकट्ठा कर लेते तो आज ये हुकूमत ही ना होती, आज वो मायदा ही ना होता NRO का, जिसके तहत ये सारे हमारे पे जुल्म हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें थी जो उनको करनी चाहिए थी। फिर आप 3 साल तक उधर ऑपोजिशन कर रहे हैं, इधर पीपल पार्टी के साथ आप कोलिशन पार्टनर बने हुए, ये कहाँ का मजाक है? यानी आप कौम को भी मजाक कर रहे हैं, आप अपना भी मजाक उड़वा रहे हैं और आप मुल्क का भी मजाक उड़वा रहे हैं जी, कोई बीच में तीसरी कुव्वत ना आ जाए। तो उनका कहना ये है कि हम कोशिश कर रहे थे कि मुल्क की हालात बेहतर हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम इक़्तिदार के पीछे भागते हैं। नहीं, क्या कोशिश की मुझे ज़रा बताएं ना, कोई एक इकदाम ऐसा बताएं जिसकी उनकी कोशिशों से आपके पेट में एक की बजाय 2 रोटियाँ चली गई हों, या आपके बच्चों को कोई बेहतरी आई हो, या एजुकेशन में कोई बेहतरी आई हो, या लॉ एंड ऑर्डर, एक कोई मुझे बता दें आप।
राइट। अच्छा, अब जिस तरह एजेंडे दिए जाते हैं और एजेंडों के बाद डेडलाइंस दी जाती हैं, अब दोबारा 30 जून की बात की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि अगर इनकेस कमीशन नहीं बनाया जाता है तो हम अपनी ऑप्शंस यूज़ करेंगे, और ऑप्शंस में इस हद तक भी उन्होंने बात की है कि इस्तीफे देने तक भी ना बता सकती है। आप सोचते हैं ऐसा? मैं समझता हूँ कि 2 मई के वाक़े के बाद और 22 मई के वाक़े के बाद और हुकूमत को अल्टीमेटम जो पहले 3 दिन का दिया था कमीशन, उनको असम्बली से बाहर आ जाना चाहिए था। उनको आ जाना, बिल्कुल 100% आना चाहिए बाहर। कहीं से कोई फौज नहीं मुदाखलत करेगी। अभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि इस डर से जी कि मैं तीसरी कुव्वत ना आ जाए, जमहूरियत को चलने देंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा तो जमहूरियत का क्या अचार डालेंगे आप? सही। इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, आपका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा है। बलोचिस्तान की हालत देखें आप, अभी साउथ वजीरिस्तान में मामला अगर हो गया तो खुदा ना खास्ता, तो ये तो कोई हमारा शहर भी महफूज नहीं रहेगा। और आप ये कह रहे हैं हम जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, हम सिस्टम, कौन से सिस्टम को चला रहे हैं? करप्शन के सिस्टम को चला रहे हैं। यानी वो हिलरी क्लिंटन भी यहाँ आती है तो कहती है जनाब के करप्शन सबसे बड़ा मसला है यहाँ, और दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं उनके साथ बैठकर मीटिंग करके आप आ रही हैं। आपको मालूम नहीं है कि 1.5 बिलियन जो राइट ऑफ हुए थे एनआरओ में, कॉन्डलीसा राइस उसका हिस्सा थी। वो स्वेज केसेस जो वापस हुए थे, अमेरिका वॉज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो फिर आप क्या बात करें? आज तो कौम को इस बात की जरूरत है कि कन्वेंशनल सियासत से और जमहूरियत से मुल्क नहीं बचेगा। आपको इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, आपको इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो, और कुर्सी उनका वो ये ना हो कि मैंने कुर्सी हासिल करनी है तो इसके लिए मैं सब अच्छा है, जमहूरियत चलती रहे, फलाना ना आ जाए। इस वक्त इस मुल्क को बचाना है। अगर इस मुल्क को बचाने के लिए लोग खड़े हो गए, कोई लीडर खड़े हो गए, कोई अलायंस खड़ा हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क बच जाएगा। वरना अगर इसी तरह हम इसी कन्वेंशनल सिस्टम में चलते रहे जनाब के, जमहूरियत को चलने दो, टेन्योर पूरा करने दो, मुल्क को लूटने दो, लोग मर जाएं, हमारी सोवरेनिटी जो है, खुद मुख्तारी आज़ादी वो तबाह हो जाए, तो फिर ये चॉइस जो है वो कौम के सामने है। अच्छा, अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ जो नून लीग है, उनकी जो पूरी पार्टी है, वो कोई इकदाम करेगी? जिसमें आपने भी बात की कि इन्हें चाहिए था कि ये पार्लियामेंट असेंबली से निकल जाते, लेकिन अभी उन्होंने 30 जून तक की बात की है। आप समझते हैं कि 30 जून तक अगर कमीशन नहीं बनता, ये स्टेप लेंगे कोई? जो माजी में तो नहीं लिया, ये इन्होंने तो इतना नहीं किया। देखें, मैं चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ ये करें, मैं ये नहीं चाह रहा कि वो ना करें। जब पहले 3 दिन का उन्होंने कहा था कमीशन बने, मैंने उसी दिन पैगाम दिया था कि अगर ये और नहीं बनाएगी हुकूमत कमीशन, नहीं बनाती तो आप सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा करेंगे, आप एक लीडर बन के दिखाएं। बिल्कुल। कोई ये नहीं कि भाई एजाजुल्लाह के साथ मेरी जाती मुखालफत है या ये मुशर्रफ के साथ बैठा। 10 आदमी मैं गिनवा देता हूँ जो मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे, जिनके घरों में से जाके उनको उठा के लाए। तो ये कोई असूल तो नहीं है ना। आप इस वक्त पाकिस्तान की बात करें, भूल जाएं कि मुशर्रफ ने आपके साथ क्या किया या फलाना शामिल हुआ, फलाना नहीं शामिल हुआ। इस वक्त मुल्क दाव पे लगा हुआ है। आप ऑपोजिशन को इकट्ठा करें। यू आर अ लीडर, यू हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ट्वाइस, 2 दफा आप वज़ीर आज़म बने हैं। कौम अभी भी समझ रही है कि शायद कोई निजात देने के लिए आ जाएगा, और ये मैं बता दूं 30 जून भी गुजर जाएगी। अगर नवाज शरीफ नहीं करेंगे, नहीं, ऑल्टरनेट अलायंस आएगा सामने। मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, राइट। एक ऑल्टरनेट अलायंस सामने आएगा और ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे अगर इन्होंने ना कदम उठाया अभी तो। या आज नोट कर लें, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, इस क्लिप को दोबारा चलाना जब ये सब कुछ हो जाएगा। ऑल्टरनेट अलायंस की बात क्या है? कौन सा ऑल्टरनेट अलायंस? कोई भी आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा मुस्लिम लीग है, उसके बाद तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, JUIF है। चाहिए तो ये था कि PMLN इस इनिशिएटिव को उठाती बजाय लड़ने के। उसके बाद सिंध अवामी इत्तेहाद है, बलूचिस्तान की पार्टियां जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, मैं समझता हूँ जो बद किरदार नहीं है, जो अपने अपने कौमियत के लिए बातचीत कर रहे हैं, उन सबको अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें, और हम कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ से गेम निकल जाएगी अगर नहीं करेंगे। अगर वो ये कहेंगे जी यार चलने दो जी, जरदारी ठीक है जी, बाप की फौतगी में दुआ भी करे और बातचीत भी करे, वो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने भी अफसोस किया, हर बंदे को करना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि आप देखें कि इस मुल्क को बचाना है, इस वक्त आपने अपने अदारों को बचाना है। फिर आप खड़े होकर अपने अदारों को गालियां मत दें। दुश्मन ने कोशिश की है उनको नाकाम बनाने की। दुनिया की नंबर 1 आपकी जो एजेंसी है ISI, उसको अमेरिका ने बदनाम करवाने के लिए एबटाबाद का ऑपरेशन किया। उसामा था या नहीं था, लेकिन ब्लेम उन पे आया, अपोलोजाइज उनको करने पड़ा। आज अगर मैं भी खड़ा होकर उनको गालियां देनी शुरू कर दूं तो हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? बिल्कुल। इजराइल से ज्यादा और कौन खुश होगा? अमेरिका से ज्यादा और कौन खुश होगा? तो ये थोड़े से जरा अक्ल से काम लेना चाहिए भाई। आप 2 दफा वजीर आजम रह गए सारी उम्र। मैं देखें ना, मेरे वालिद 11 साल मुल्क के सदर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ बैठा हुआ, पाकिस्तान से भाग के नहीं गया, कहीं पनाह नहीं ली। मुझे भी कहा गया था कि आ जाओ भाई जब अपोजिशन की हुकूमत आई थी, क्यों हमारे दिल में कोई चोर नहीं था।
मैं ये कहता हूँ कि आप इस मुल्क के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं अभी कर जाएं, वक्त बहुत कम है और हम अहम मोड़ पर खड़े हुए। कौम इस वक्त इस चीज़ की तलाश में, जिस दिन कौम को नज़र आ गया कि यहाँ थोड़ी सी भी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है किसी भी अलायंस की, लोग फिर इनको पूछेंगे भी नहीं, कन्वेंशनल सियासत को लोग पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अभी आखिरी होप है, और अगर आखिरी होप के अंदर ये स्टेप ले जाते हैं तो फिर क्या मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो कुछ रोशन हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है। कौम को इस दलदल से निकाल सकते हैं, कौम को अपने पैरों पे खड़े कर सकते हैं। देखें, जब अफगानिस्तान की जिहाद हो रहा था तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि अमेरिकन ने आकर कहा कि पाकिस्तान खुदा के लिए अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि रूस जहाँ पर घुसा है वहाँ से बाहर नहीं निकला और ये आगे की तरफ जाएगा। तो उस वक्त जनरल ज़िया-उल-हक ने कहा था अगर ये 7 करोड़ अवाम या 8 करोड़ अवाम थे उस वक्त, तब तो माशाल्लाह बहुत हो गए, अगर अपने हाथों में डंडे भी उठा लें तो दुनिया की कोई ताकत इनकी तरफ नहीं देख सकती। 1 अरब मुसलमान अगर खड़े हो जाएं, इफ़ दे ब्लो दे कैन ब्लो द माउंटेन्स अवे। लेकिन बात यह है कि जुर्रत किस में है, खड़े होने की जुर्रत किस में है। बहैसियत कौम अवाम इतने बेहिस हो गए हैं कि वो देख ही नहीं रहे कि हमें निजात कौन दिलवाएगा, इसलिए वो किसी के पीछे नहीं जा रहे, इंडिविजुअली वो मामलात अपने कर रहे हैं। क्योंकि वो जब अपने लीडर्स को देखते हैं वो कहते हैं जी उनको नहीं नज़र आ रही करप्शन, उनको नहीं नज़र आ रही लूट मार, तो वो कहते हैं जनाब ये इस लूट मार को, इस असेंबली को जो कि करप्ट असेंबली है, जिसका कोई वकार नहीं है, इस करप्ट लीडरशिप को कह रहे हैं अपना टेन्योर कंप्लीट करे, तो बेहतर है फिर इनसे भी जान छुड़वाएं। अच्छा, अब ये सारी जो हैपनिंग है, अगर जिस तरह आप भी बता रहे हैं नून लीग भी इस तरह का स्टेप ले रही है कि वो जो सोचने में मजबूर हो चुकी है, ये सारी सिचुएशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रवैया यहाँ पर हम देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचना चाह रही है या सिर्फ इक़्तिदार मुकम्मल करने के पीछे भाग रही है? नहीं, वो इक़्तिदार मुकम्मल ठीक है, और मार्च तक तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि मामला को चला लें, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन हो जाए उनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी सेनेट के अंदर। अगले 6 साल के लिए कम से कम सेनेट में वो कंफर्टेबल होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं आना। देखिए ना, वो वज़ीर आज़म है बेचारा, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। वो मतलब देखता है वहाँ सदर की तरफ हर 2 मिनट के बाद कि अब मैंने क्या करना है, हालांकि आइनी तौर पर सदर स्वाय फीता काटने के लिए और उसके बाद कोई इख्तियारात ही नहीं है। सारे इख्तियार वज़ीर आज़म साहब के पास होते हैं। थैंक यू सो मच एजाज़ुल हक साहब, आपने टाइम दिया, अपनी कीमती राय भी दी मुल्क के बारे में और मुल्क के फ्यूचर के बारे में। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जायजा लिया आज हमने 2 हैपनिंग्स का कि मुल्क के हालात इस वक्त किस नहज पे हैं। एटमी असासों की अगर हम बात करते हैं तो अहमदीन आज़ाद का जो बयान है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हम मशवरा ये देंगे अपनी हुकूमत को और अपने लोगों को कि इस बयान को सीरियसली लें और मुल्क के बारे में सीरियसली सोचें कि क्या हमारे एटमी असासे वाकई महफूज हैं या नहीं है। और सेकेंडली, ये जो टाइम है ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, एक दूसरे पर बातें करने का नहीं है। मुत्तहिद हो जाएं, मुल्क की बका के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचें और फिर फैसले लें, ताकि ये मुल्क जो है वो चल सके, फ्यूचर जो उसका तारीख ना हो, रोशन हो सके और इस टनल के एंड पे हमें कोई लाइट नज़र आ सके। हमने लिया जायज़ा, वक्त है आवाम का यानी कि आपका। अपनी अकल से सिचुएशन को देखिए, उसे एनालाइज कीजिए और फिर लीजिए जायज़ा।